नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सस्पेंस खत। दिल्ली में 7 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 10 फरवरी को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया 15 फरवरी से पहले पूरी होनी थी। घोषणा के साथ दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो गई है। दिल्ली की सभी पार्टियां रण के लिए तैयार है। एक मुद्दत से जिस दंगल का दिन देखा जा रहा था वो तय हो गया। तकरीबन 1 साल तक लोकतांत्रिक सरकार से महरूम रहने वाली दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है। 7 फरवरी को दिल्ली की जनता अपनी सरकार चुनेगी, जबकि नतीजों का ऐलान 10 फरवरी को होगा। उम्मीदवारों को नामांकन के लिए 14 से 21 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन इज 21 जनवरी. The date of scrutiny is 22nd January. Last date for withdrawal is 24th January, which is Saturday. A date of poll the 7th February, Saturday. A date of counting 10th February, Tuesday. चुनाव के ऐलान के साथ ही दिल्ली में रणभेरी बज गई। वैसे तो इस शंखनाद के पहले ही पार्टियां रण के लिए तैयार थी। जमीन में जोरदार प्रचार अभियान जारी था। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और 15 साल तक कुर्सी पर काबिज रहने वाली कांग्रेस दिल्ली पर आर या पार की लड़ाई के लिए तैयार है। बीजेपी पिछली बार दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने से सिर्फ 4 कदम दूर रह गई। आम आदमी पार्टी को भी मलाल रहा कि वो पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। कांग्रेस के दुख का क्या कहना, 15 साल की सत्ता जाती रही। सिर्फ 1 साल के अंदर ही दिल्ली फिर से चुनाव के लिए तैयार है। इस बार दिल्ली के तीनों खिलाड़ी दमखम लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। तीनों पार्टियों का अगले 25 दिन का प्लान तैयार है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता को रिझाने में कौन सफल होता है। दिल्ली के 1 करोड़ 30 लाख मतदाता इस चुनाव में मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने वोटरों को नोटा का इस्तेमाल का अधिकार भी दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई। संजय शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली यानी ताकत, दिल्ली यानी सत्ता का केंद्र। और सही कहें तो दिल्ली के चुनाव में देश भर की रुचि रहती है। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी एक जंग देखी जा रही है। राहुल गांधी का नाम लिया जाए ना लिया जाए, चलिए आप पर छोड़ते हैं, मन में सोचिए। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर है, किसी भी दिल्ली के गली कूचे में आप चले जाइए, बिजली, पानी, वैट, ऐसे ऐसे मुद्दे बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे दांव खेले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं। इस बीच किधर जाती हुई दिखती है लहर, यही 1 घंटे में तलाशने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ आशुतोष, आम आदमी पार्टी के नेता, जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। और मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत शर्मा जी, मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ राजदीप सरदेसाई, हमारे सहयोगी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। और मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और संजय जी, जाने माने सोफोलॉजिस्ट, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, आपका रुख करते हुए, नरेंद्र मोदी जी ने लगभग शनिवार को, अब क्या कहा जाए, बड़ी टाइमिंग सही चली है। रैली खत्म हुई, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। लेकिन कुल मिलाकर जिस लहर पर सवार होने की कोशिश आप कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि उस रैली में वैसा जन सैलाब नहीं देखा गया जो पहले देखा जाता था। क्या दिल्ली कैंट के नतीजों ने भी कुछ लहर में कमी आ सकती है? ये आशंका है जिस पर बीजेपी सोच रही है। देखिए, कोई आशंका नहीं है। दिल्ली की जनता में कोई आशंका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई आशंका नहीं है। हाँ, कुछ एक वर्ग ऐसा है देश में जिसके मन में शुरू से ही आशंका रही है भाजपा को लेकर। 2014 के चुनाव से पहले भी आशंका थी, और महाराष्ट्र चुनाव को भी लेकर आशंका थी, हरियाणा चुनाव को भी लेकर आशंका थी, और झारखंड को लेकर भी आशंका थी। तो आशंका उन लोगों के दिमाग में है, और उनकी आशंकाएं लगातार समाप्त होने की कोशिश करती है जनता की, लेकिन उनकी आशंकाएं समाप्त नहीं होती हैं। बहरहाल, जनता दिल्ली की स्पष्ट है कि इस बार वो सुशासन और विकास की राजनीति करने वालों के साथ जाएंगे। आप लोग बड़े माहिर हो गए हैं, नाम लिए बिना खूब कटाक्ष करते हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेंगे मोदी जी, लेकिन उनका जिक्र 3 बार 4 बार अपने भाषण में करेंगे। किस वर्ग की बात कर रहे हैं आप? कौन सा वर्ग है जो बीजेपी के खिलाफ है? वो अंजना जी, आप भी बहुत अच्छे से बेहतर समझती हैं,
और जनता भी समझती है, लेकिन बहरहाल जनता अपना मन बना चुकी है कि आप एक स्थायी सरकार देने का एक क्रम चालू हो गया है 2014 के चुनाव के तुरंत बाद। मुझे लोग लगता अब है स्थायी सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में एक स्थायी सरकार बनेगी, जिससे कि दिल्ली दुनिया का बेहतरीन शहर मुझे बनेगा। लगता है कि मतदाताओं की एक नई परिभाषा, आज तक हम जाति और वर्ग के आधार पर देखते थे, एक नई परिभाषा आ जाइए, आशंकित मतदाता। आशंकित मतदाता, क्योंकि उन्होंने बताया हर राज्य में एक आशंकित मतदाता है जो हमेशा आशंका करता है बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, तो एक बड़ा तबका है आशंकित मतदाताओं का, शायद नई परिभाषा है मतदाताओं की। आशुतोष जी, आशंकित मतदाता वो भी होगा जो देखेगा कि एक ऐसी पार्टी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ते हुए रामलीला मैदान से हुंकार भर के आगे बढ़ने की राह देखी थी, उसी का एक उम्मीदवार जीतने के बाद नोट लहराता है। एक एक बात पर होगी नजर। नहीं बिल्कुल, और ये उम्मीद सिर्फ आम आदमी पार्टी से की जाती है कि अगर वो प्रिंसिपल पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो उनके हर काम पे नजर होगी, अगर कुछ भी गलत करेंगे तो उसको मीडिया को उठाने का पूरा अधिकार है। और हमने जो हमारी जानकारी में पूरा मामला है, हमने उस व्यक्ति को फौरन सस्पेंड करने का काम किया है। लेकिन हमारी पार्टी वो नहीं है कि हमारे नेता, दूसरी पार्टियों के नेता जो है वो गुजरात के अंदर वो AK-47 लहराएं और उसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिलाकर बीजेपी में शामिल कर लिया जाए। लोग उन पर सवाल नहीं खड़े करते, हम पर सवाल खड़े करते हो कि लोगों को हमसे क्लीन पॉलिटिक्स की उम्मीद है, इसलिए हम अपनी गलती को मानते हैं और हम इसको बिल्कुल डिसअप्रूव करते हैं और बिल्कुल इसको गलत मानते हैं। जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मीम अफजल जी, मैं आपके लिए खुला सवाल छोड़ देती हूँ, कांग्रेस पार्टी से किस तरह की पॉलिटिक्स की उम्मीद करती है जनता? क्योंकि यहाँ पर तो इंटरनल ही चल रहा है, मामला कुछ क्लियर ही नहीं है। आज अजय माकन जी आ गए हैं सामने, तो वही लीड करेंगे? लवली साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या हो गया अंदर? पता नहीं, ऐसा न्यूज़ पे ही मैं देख रहा हूँ, आपके मीडिया में ये खबरें देख रहा हूँ। बाकी जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा कि आज मैं सुबह से जो देख रहा हूँ उसमें एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के दरमियान, बीजेपी और आप पार्टी के दरमियान चुनाव है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। और अभी आपने भी ये फरमाया कि लोगों के जाके पीछे, तो मैं कहता हूं कि कुछ हलकों में जरूर जाकर के आपको देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है, आप पार्टी कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। बहुत सारे ऐसे हलके हैं, कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नाम गिना सकता हूं। आप चले जाइए पूरे जामा मस्जिद एरिया में, चांदनी चौक के अंदर, आप तुर्कमान गेट पर चले जाइए, आप सेलमपुर चले जाइए, ओखला चले जाइए, करावल नगर चले जाइए, बाबरपुर चले जाइए, तो आपको अंदाजा होगा कि कांग्रेस पार्टी को इतना माइनस करना शायद उसके साथ नाइंसाफी होगी। तीन एक्सपर्ट बैठे और तीनों हंस रहे हैं। जो बात मीम, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, बात अभी मीम अफजल जी ने कही, बिल्कुल उसी में कांग्रेस की दुविधा शामिल होती है। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो कहा, लेकिन एक बात सुन लीजिए सर, जितने भी कंस्टिट्यूंसीज के नाम आपने गिनाए हैं वो सभी ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुमूल्य कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। यानी एक तरह से कांग्रेस कह रही है इस चुनाव में केवल वो एरियाज जहां मुस्लिम मेजोरिटी है या मुस्लिम का ज्यादा, वहां हमारा थोड़ा सा चांस है। गुनाह है क्या? आपने अभी कहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुनाह है क्या? नहीं, इसमें गुनाह नहीं, इसमें कांग्रेस की दुविधा, गुनाह है क्या? सर गुनाह नहीं है सर। अगर मैं कुछ नाम ले रहा हूँ तो ये गुनाह है क्या? करावल नगर में क्या सारे मुसलमान रहते हैं? सर चांदनी चौक में क्या सारे मुसलमान रहते हैं? आपने अपनी बात रखी सर। आपको बता दूं, इन इलाकों जिनका मैंने नाम लिया है वहाँ मेजोरिटी कम्युनिटी की है अभी भी। मुसलमान वहाँ पर कम है, 50% से कम दिल है। पे मत लीजिए बात, सर मैं लिमिटेड लिमिटेड बात ये कह रहा हूँ, क्लब करने की कोशिश मत कीजिए। अफजल जी, मैं लिमिटेड बात ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक तरह से अपने पुराने वोट बैंक की तरफ देख रही है। क्या वो पुराना वोट बैंक जो है वो उनके साथ रहेगा या नहीं, जो आपके पास चला गया? क्योंकि आपने दिसंबर 2013 के चुनाव में भी देखा होगा, मिडिल क्लास वोट कांग्रेस से हट गया, दलित वोट कांग्रेस से हट गया, जो गरीब तबका था कांग्रेस से हट गया, मुस्लिम वोट कुछ हद तक कांग्रेस से रहा। मैं इतना ही कह रहा हूं कि कांग्रेस की यही दुविधा है कि उसके आगे कैसे निकलेगी। अन्य जो समाज जो एक जमाने में कांग्रेस के साथ थे, जिसके बल पर शीला दीक्षित 3 चुनाव जीती थी दिल्ली में, उनका क्या होगा? और इसीलिए कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है और जो लड़ाई हो रही है आप और बीजेपी के बीच में हो रही है। मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा, मुझे लगता है हमारे साथी मीम अफजल साहब उसको शायद स्वीकार करें, मंजूर करें कि देखिए लोकसभा चुनाव जब हुआ पिछली दफा, उस वक्त आम आदमी पार्टी जो थी वो बहुत निराश थी, ऐसा नहीं कि बहुत आशा भरी थी, लेकिन
लेकिन फिर भी उसको 3% वोट बढ़ गए पिछले विधानसभा के मुकाबले। लेकिन आपको 24.5% के आसपास 24.5% वोट मिले थे आपको पिछली बार विधानसभा में, और लोकसभा में 15% पर कांग्रेस पार्टी आ गई। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं आपके जो दलित और माइनॉरिटी वोट्स हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत जबरदस्त सेंध लगाई। और आज जबकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी लोगों को दिखाई दे रही है, और बीजेपी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, तो इसका मतलब जरूर दिल्ली का मतदाता जो समझदार है, जो सोचता है कि देश पर, आप कह रहे हैं कि देश पर क्या चुनौतियां हैं, क्या लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, तो वो चुनौतियां वो भी फील कर रहा है। तो इस तरह का जो तबका है जो कभी आपके साथ जुड़ा था, मुझे लगता है कि 15% जो आपको वोट पिछली बार मिले, शायद उसको बचा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हीं सेगमेंट्स में अपनी जगह बहुत तेजी से बना रही है। श्रीकांत शर्मा जी, एक ईमानदार जवाब, ठीक है, शायद उर्मिलेश जी, हाँ ठीक है, मीम साहब जल्दी से 2 लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर मैं श्रीकांत जी के पास चलूं। उर्मिलेश जी, मेरा ख्याल है आम आदमी, दिल्ली की आम जनता से ज्यादा मुझे लगता है आप ज्यादा समझदार हैं, और आप ये भी जानते हैं कि जो बाकायदा कोशिश हो रही है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आपको ही दिखाया जाए और कांग्रेस को बिल्कुल माइनस कर दिया जाए, मेरे ख्याल में आप भी उस प्रोपेगेंडे के थोड़े बहुत उससे मुतासिर हुए लग रहे हैं मुझे। ये वोटों का प्रतिशत बताता है, ये वोटों का प्रतिशत बताता है अफजल साहब। आप तो 15% वोट है। आप तो समझते हैं कि क्या है, आप तो समझते हैं तस्वीर क्या है। अब मतलब नहीं है, ये तो वोटों का प्रतिशत है। अंजना जी, मैंने तो शुरुआत इससे की कि हमने बहुत बुरी हार देखी है, लेकिन हार देखने का मतलब ये नहीं है कि आगे हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन अगर हार, देखिए हार जीत पार्टियों में होती रहती है। आज आपकी पार्टी के बड़े नेता वालिया साहब, शीला दीक्षित, मेरे मित्र रमाकांत गोस्वामी जो हिंदुस्तान अखबार में मेरे साथ वर्षों काम कर चुके हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं लेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर कौन, हर पार्टी में जीत हार का वक्त आता है, हर पार्टी में हताशा होती है, आशा होती है। आखिर ये क्या बात है कि आपके बड़े पार्टी नेता कह रहे हैं कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? ये अपने आप शो करती हैं वो, ये क्या स्थितियां हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? उससे पहले लेकिन अब मैं चलना चाहती हूँ श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत शर्मा जी, वक्त ब्रेक का हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, ईमानदार जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि शायद उस वक्त जिस तरह से एक जबरदस्त लहर अरविंद केजरीवाल के नाम पर देखी जा रही थी, इस बार नहीं हो, लेकिन क्या बीजेपी ईमानदारी से मानेगी कि अभी भी अंडर करंट है? अभी भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम लिए बिना मंच से भाषण में कई बार अरविंद केजरीवाल का जिक्र करना पड़ता है, तो ये वाकई कांटे का सुपरहिट मुकाबला है? अंजना जी, ईमानदार जवाब ही दे रहा हूं मैं आपको। दिल्ली की जनता बहुत ईमानदार है, बहुत स्पष्ट है। किसी भी मुद्दे पर वो अपना ओपिनियन देते रहें, और दिल्ली की जनता अब एक ऐसी स्थिर सरकार चाहती है जो केंद्र की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, क्योंकि चहुमुखी विकास दिल्ली का तभी संभव है जब एक ऐसा मुख्यमंत्री यहां हो जो प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो इसलिए हम ईमानदार ही जवाब देते हैं आपको, और दिल्ली की जनता अपना मन भी बना चुकी है कि दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली दुनिया की बेहतरीन शहर बने, उसके लिए एक भाजपा शासित एक राज्य यहां बनेगा, और उसका यानी श्रीकांत जी मान रहे हैं कि आप अपने लोकल लीडरशिप पर यह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं इस बात पर कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है, उनके आने से दिल्ली का फायदा होगा। ये स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में भी रही थी, ये हरियाणा में भी रही थी, और ये लगता है दिल्ली में है। श्रीकांत जी ये बताएं कि उनका नेता दिल्ली का कोई है? नहीं है, वो जानते हैं, और ये एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कई दिल्ली वासी समझते हैं कि अगर केंद्र, क्योंकि केंद्र यही लोकेट है, हम नरेंद्र मोदी के पास जा सकते हैं, हम श्रीकांत शर्मा जी के लोकल लीडरशिप के पास शायद नहीं जा सकते, लेकिन मोदी जी के पास जा सकते हैं। इसका फायदा जरूर बीजेपी को हो सकता है कि वही सरकार होनी चाहिए केंद्र में और राज्य में, जिस तरह से शीला दीक्षित को 2004 में उसका फायदा। एक ही नाम बीजेपी में, एक ही नाम मोदी नाम। चुनावी तारीखों का ऐलान 7 को, पहले मतदान। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या सबसे बड़ा प्लैंक जो दिखाई दे रहा है आशुतोष जी, वो यही बीजेपी का कि आप आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में है, दिल्ली में भी बनाइए, हम काम करके दिखाएंगे। और वो सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ता कि आप दिल्ली को छोड़कर बीच मझधार में चल गए थे। अब इस बीच इसको कैसे काउंटर करेंगे आप, क्या होगी लाइन? देखिए, दिल्ली के अंदर बड़ी अजीब सी स्थिति ये इसलिए है क्योंकि पिछले 8 साल से यहाँ पे एमसीडी में बीजेपी का शासन है, और एमसीडी के अंदर बीजेपी ने दिल्ली को किस तरीके से कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया, ये सबको पता है। सबको ये भी पता है कि आज एमसीडी के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है,
और अगर यही बीजेपी का दांव है तो भगवान बचाए बचाए दिल्ली को बीजेपी से। जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, पिछले 7 महीनों के अंदर उन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन लेकर आए, कहां लेकर आए? उन्होंने कहा ना खाता हूं ना खाने देता हूं, लेकिन दिल्ली में एम्स में संजीव चतुर्वेदी जैसे ईमानदार अफसर को हटाने का काम करके वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कहते थे कि हम जो है महंगाई कम करेंगे। पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम मीडिया के लोगों ने दिखाया किस तरीके दिल्ली के अंदर सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो $50 पर बैरल है, और दिल्ली के अंदर उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम 35 से 30 रुपए होने चाहिए, आज भी 65 रुपए में बिक रहे हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी का ये रिकॉर्ड है तो दिल्ली के लोग क्यों उन पर यकीन करेंगे? वो तो यकीन करेंगे अरविंद केजरीवाल पे, जिन्होंने 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार घुसखोरी को कम करने का काम किया, बिजली के दाम आधे करने का काम किया, पानी मुफ्त दिलाने का काम किया, सरकारी अस्पतालों में दवा मुफ्त दिलाने की बात की। तो हमारा रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, हमारी मुकाबला बीजेपी नरेंद्र मोदी से ही नहीं। नहीं, एक बात साफ है, दिल्ली बड़ा मतलबी शहर है। दिल्ली की जनता जो है देखेगी मतलब कहां से निकलता है। एक तरफ है अरविंद केजरीवाल जो मैनिफेस्टो में कहते हैं कि पानी और बिजली के दाम कम करेंगे, उससे भी फायदा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार हुई तो मैं केंद्र में हूं ना, तो फुल स्टेटहुड लाएंगे दिल्ली के लिए, एक ना एक बेनिफिट लाऊंगा मैं दिल्ली के लिए। तो दोनों बड़े वादे कर रहे हैं। एक तरफ है केंद्र सरकार, दूसरी तरफ है एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन से एक तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये लड़ाई बहुत रोमांचक है कि एक लोकल लीडर है जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक नेशनल लीडर है जिसकी एक दूसरी बड़ी अपील है। तो इसमें कौन जीत सकता है? क्या लोकल फैक्टर्स चुनाव में भारी पड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी को एडवांटेज है, अगर नेशनल फैक्टर्स एडवांटेज पड़ेंगे तो जरूर श्रीकांत जी की बात सही है, और बीजेपी को जरूर उसका फायदा हो सकता है कि केंद्र में वही सरकार होनी चाहिए जो राज्य में होनी चाहिए। मुझे लगता है राजदीप, इनके केजरीवाल के जमीन से जुड़े होने के कारण कुछ अंडर करंट है जो शायद हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो उतना बुरा नहीं, मतलब टक्कर है, काफी बड़ा टक्कर दे सकते। नहीं, ये सवाल यही है कि 2014 मई के चुनाव के बाद पहली बार लग रहा है कि कोई एक ऐसी पार्टी कम से कम उभर कर आई जो टक्कर देने के लिए तैयार है, टक्कर दे रही है। इस टक्कर में कितना दम है? और श्रीकांत शर्मा जी, इसके लिए आप लोग कितने तैयार हैं? कैसे काउंटर करेंगे वो बातें जो आशुतोष जी कह रहे हैं? ब्रेक लेना पड़ रहा है श्रीकांत। श्रीकांत जी, कैसे काउंटर करेंगे आशुतोष जी जो कह रहे हैं कि सारे वादे टूट गए? देखिए, दिल्ली के दिल में क्या है, वो कंटोनमेंट का जो चुनाव के परिणाम आए उससे स्पष्ट हो गया है कि कितना नीचे अंडर करंट किसका कितना ज्यादा है। असेंबली चुनाव का भी परिणाम इसी तरीके से आने वाला है। दिल्ली में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, और नंबर 2 के लिए आम आदमी पार्टी और उनका जो सहयोगी दल है कांग्रेस पार्टी, वो दोनों में प्रतिस्पर्धा है। और जहां तक अंजना जी, अब देश की जनता विश्वास करने वाले लोगों पर भरोसा करती है, क्योंकि जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और दिल्ली का जो मतदाता है वो कम से कम विश्वासघातियों पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जो रणछोर हैं, जो जिम्मेदारी से लोग भाग जाएं, उन पर दिल्ली का मतदाता भरोसा नहीं करता। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम सुशासन और विकास की सिर्फ बातें ही नहीं करते, जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां हम वो काम भी कर रहे हैं। और दिल्ली को इन्वर्टर फ्री हम करेंगे, 24 घंटे बिजली दिल्ली में मिलेगी, क्योंकि इन्वर्टर से भी बहुत ज्यादा दिल्ली में बिजली की खपत ज्यादा होती है और लोगों के बिल भी ज्यादा आते हैं। हाँ। तो इन्वर्टर फ्री हमारा एक मुद्दा है कि दिल्ली को बड़े दिलचस्प स्लोगन से इन्वर्टर फ्री दिल्ली को करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन श्रीकांत शर्मा में देखा नहीं इन्वर्टर लगा हुआ है। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। श्रीकांत जी, लौटूंगी आपके पास। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आज रणछोड़ शब्द बोला है। अब जैसे जैसे चुनाव का दिन, मतदान का दिन करीब आएगा, राजनीति, भाषा, सब कुछ गिरते हुए हम देखेंगे, ऐसा लग रहा है कम से कम जहां से शुरुआत हो रही है। ब्रेक के लिए